गुड मॉर्निंग क्लास। आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का, इज मैटर अराउंड द फ्यूल। ठीक है, इसमें हम देखेंगे लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था मैटर, तो आप लोगों ने समझा था मैटर है क्या पहली चीज। आज हम समझेंगे इज मैटर अराउंड द प्योर और इम्प्योर। ठीक है, हम कई प्रकार के मैटर देखते हैं, मीन्स हम बहुत सारे सब्सटेंस को कहते हैं प्योर है, बट अगर हम केमिकल वे में बात करें तो इम्प्योर है। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें, वो क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस? बताइए। प्योर है, क्योंकि उसमें भले ही एक सिंगल एलिमेंट नहीं हो, लेकिन अगर हम बात करें वाटर का एक छोटा टिनी पार्टिकल, चाहे हम समुद्र का लें, चाहे नाले का लें, और चाहे जहां का लें, वहां पे अगर मिलेगा तो हमें यही तो मिलेगा, सेम ही तो मिलेगा आपका। जो अगर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा तो है नहीं कहीं अगर गंदा पानी है तो ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा या बढ़ जाएगा, क्वांटिटी सेम रहेगी ना। ठीक है, ऑक्सीजन और क्या कहते हैं हाइड्रोजन का रेशियो 1:8 ही रहेगा ना हर जगह। ठीक है, चाहे जहां आप चेक करो। तो मीन्स क्या है, सब्सटेंस प्योर है, इसमें किसी और प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं मिली। लेकिन हम एयर की बात करें, एयर प्योर नहीं है, मिक्सचर है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, नियॉन गैस मिल रही। ठीक है, अरे कई सारी गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CFC है, बहुत सारी गैसेस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हीलियम है, नाइट्रोजन है। ठीक है, कई प्रकार की गैसेस मिली हुई, तो इम्प्योर है ना, मिक्सचर है। इज दैट क्लियर? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैटर को हम दो फॉर्म में, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है इज मैटर अराउंड द प्योर और इम्प्योर, तो हम दो चीजें सबसे मुख्यतः पढ़ेंगे, क्या है, प्योर या इम्प्योर। ठीक है, कि कोई सब्सटेंस प्योर होगा तो कैसे होगा और इम्प्योर होगा तो कैसे होगा। आइए देखते हैं। प्योर है तो कैसे है या इम्प्योर है तो कैसे है। जैसे कि प्योर क्या है, कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एक ही तरह का पार्टिकल। अब कहोगे सर आपने वाटर में बोला, वाटर में एलिमेंट दो हैं लेकिन पार्टिकल्स तो सारे एक ही तरह के हैं। ठीक है, मिल्क इम्प्योर है, क्यों मिल्क इम्प्योर है, क्योंकि उसमें फैट भी है, ठीक है, कैल्शियम भी है, साथ ही साथ उसमें वाटर भी है। जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म मिल्क होता है उसमें भी वाटर रहता है। ठीक है, जो प्योर एकदम प्योर है उसमें कुछ नहीं मिला है, जो डायरेक्टली गौ माता ने दिया वो आप आके उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी वाटर मिला रहता है। ठीक है, ऑलरेडी। दैट क्लियर? चलिए, तो अब एग्जांपल जैसे क्या है प्योर सब्सटेंस के, ऑक्सीजन है, कॉपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन तो भाई इसमें एक ही तरह का एलिमेंट ही मिलेगा। अब कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको हर एक पार्टिकल में CO2 ही मिलेगा ना। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल्स एलिमेंट्स और कार्बन का 1 एलिमेंट, कहीं पर भी हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो हमें यही एक इसी तरह का पार्टिकल मिलेगा ना, सिमिलर पार्टिकल्स। मीन्स ऑफ सब्सटेंस क्या है, प्योर है। क्लियर? फिर अब इसी में प्योर में ही दो तरीके के होते हैं, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। तो एलिमेंट में हमारे कौन से आ जाएंगे, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। ठीक है, ये सब जो है हमारे क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट है ना, कुछ मिक्स नहीं है इनके साथ। और अरे स्टेबल नहीं, मुझे पता है हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, 1H स्टेबल हो नहीं सकता, बट मैं समझा रहा हूँ ये सब क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो ये भी प्योर की एक कैटेगरी है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कंपाउंड में H2O वाटर आ सकता है। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट क्या है, जिसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक सिंगल है, जितने भी ये लड्डू दिख रहे हैं, ठीक है, मोतीचूर के लड्डू, ये सब में क्या है, एक ही तरह सिमिलैरिटी हो, एक ही तरह की प्रॉपर्टी हो, एक ही तरह सारा कुछ हो, प्रॉपर्टी भी सेम रहे और सिमिलर इनका वेट हो, मॉलिक्यूलर मास हो। ठीक है, एटॉमिक मास हो। क्लियर? एटॉमिक मास के बारे में और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। तो सिमिलर हो, डिफरेंट ना हो।
तो क्या हो गए आपके एलिमेंट। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड कोई एलिमेंट से मिल करके बने हुए, ठीक है, जैसे कि H2O, ऐसे ही पार्टिकल रहेंगे ना इसमें, ऐसे ही तो पार्टिकल रहेंगे, कोई दिक्कत। अब इसमें प्रॉपर्टी इनके पेरेंटल एलिमेंट से सेम होना जरूरी नहीं। जैसे देखिए हाइड्रोजन खुद ही बर्न करता है और ऑक्सीजन सपोर्ट्स इन बर्निंग, और वाटर हम जहां आग लगी रहती है बुझाने में इसकी इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों से डिफरेंट है ना भाई, ये तो सपोर्ट इन बर्निंग, ये खुद बर्न करता है, और जो एक नया कंपाउंड बना वो हमारा क्या है, वाटर, और उसका इस्तेमाल करके हम पानी छिड़क करके आग बुझाते हैं, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। और इसमें एलिमेंट में भाई जो पेरेंटल है वो भी एलिमेंट ही था, और जो एक नया वो है वो भी एक एलिमेंट ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा प्रॉपर्टीज में, सेम ही प्रॉपर्टीज रहेंगी। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है भाई? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में प्रॉपर्टी चेंज थोड़ी ना होगी कि अमेरिका का हाइड्रोजन किसी और प्रकार का होगा, इंडिया का हाइड्रोजन किसी और प्रकार का होगा, जापान वाले के पंख लगे रहेंगे और किसी को पैर लगे रहेंगे, वो चल पाएगा, कोई बोल पाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। सब में जो एक प्रॉपर्टी है सिमिलर ही रहेंगी ना, समझ में आया? ओके, तो एलिमेंट और कंपाउंड समझ में आया। अब एलिमेंट के कई और फॉर्म्स हैं, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, ठीक है, इनको आप और फॉर्म्स में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे जब उसके कुछ चैप्टर्स आएंगे, मेटलॉइड आपको सब पढ़ोगे जाके क्लास 10th CBSE में, जब 10th में आप जाओगे तब इसके बारे में ब्रीफली डिस्क्रिप्शन होगा। अब इम्प्योर की बात करते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल, जिसमें 2 या 2 से अधिक तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि टी, एयर, कॉफी, सॉयल, लेमनेड। क्या है भाई? टी में है, टी में चाय पत्ती भी रहती है, ठीक है, दूध भी रहता है, पानी भी रहता है, ठीक है, और उसके बाद आप बहुत से लोग अदरक डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं, उसके बाद बचता है तुलसी डाल देते हैं, क्या क्या नहीं डालते हैं, हाँ चीनी भी डालना रहता है, वो भी डालते हैं, ठीक है। तो पूरा एकदम बढ़िया सा मिक्सचर तैयार होता है। इसमें जो पार्टिकल हैं उनके पास 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, एक ही तरह के सिमिलर पार्टिकल आपको नहीं मिलेंगे, समझ में आया? क्योंकि किसी की चाय में कुछ और मिला रहे, किसी की चाय में कुछ और मिला रहे, ठीक है। एक मिला कुल मिला के समझना है 2 या 2 से अधिक पार्टिकल। ये कंपाउंड प्योर क्यों माने गए? क्योंकि इनके कहीं पे भी आप वाटर का यहाँ पे आप चेक करो जाके, और जाके अमेरिका में चेक करो, आपको H2O ही मिलेगा, ठीक है। वहाँ कहीं पे जाके ऐसा नहीं हो जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वहाँ कहेगा ऑक्सीजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन थोड़ी कमी है तो हाइड्रोजन कम इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते, तो ये नहीं हो जाएगा, HO2 हो जाएगा कहीं पे जाके, ठीक, समझ आया कि नहीं भाई? आज थोड़ा सा हाइड्रोजन कमी है तो प्रोडक्शन तो करना ही है, तो व्हाट, जैसे एक अक्षत ने कहा कहते हैं, हाँ उसने कहा कि पहाड़ से पानी बनता है, वहां से पानी बहना शुरू करता है, वहीं पानी बनता है। हमने कहा ठीक है, वहां मशीन लगाए हुए भगवान, वहीं बटन ऑन करते रहते हैं, स्विच ऑन ऑफ करते रहते हैं, और पानी वहीं से ऑन ऑफ करके भेजते रहते हैं। चलिए, नेचुरल मिल्क इज इम्प्योर, हैव 90% ऑफ वाटर। जो नेचुरल मिल्क है, जो ये दूध वाला बेचता हुआ वाली मिल्क की बात नहीं कर रहे, जो मिल्क डायरेक्टली एनिमल्स से, कैटल से हम रेयर करते हैं, वो भी इम्प्योर है, क्योंकि उसमें 90% क्या होता है? वाटर होता है, 80 to 90% वाटर रहता है। उसके बाद उसमें फिर फैट है, कैल्शियम है, कई सारी चीजें मिली रहती हैं, कई सारे पार्टिकल्स मिले रहते हैं, क्लियर? तो इसमें क्या है, कई प्रकार के एलिमेंट्स या कई प्रकार के कंपाउंड मिल करके कोई इम्प्योर सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्योर मतलब यही नहीं कि वो आपके हार्मफुल होगा, मिल्क आप पीते हो आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए आपके लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। चलिए, अब इम्प्योर में भी टाइप्स हैं, मिक्सचर्स कैसे मिक्सचर्स? होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स जैसे कि चीनी और पानी का, चीनी और पानी को आप घोल देते हैं, और अगर एक साफ सुथरे गिलास में लें, आप साफ सुथरे गिलास की बात हम करें, आप लोग स्टील का गिलास ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं सभी घरों में,
आप अगर ग्लास के इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टील का ग्लास टूटता नहीं, इसलिए लोग उसी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ग्लास वाला टूट जाता है, इस वजह से लोग कम इस्तेमाल करते हैं। अगर उस ग्लास में आप पानी रखें और ये ग्लास है भाई हमारा, नजर मत लगाना ग्लास को, पानी भरा हुआ है पूरा यहाँ तक, ठीक है। अब उसी पानी में हमने चीनी को 1 चम्मच चीनी डाल करके घोल दिया, भाई बीपी लो है, मिला के पीने जा रहे हैं, बीपी हाई करना, ठीक है। तो जब इसको आप मिलाएंगे तो क्या होगा, देखिए आप ज़्यादा मिलाएंगे, एक्सेस मिलाएंगे। अब आप सोचिए एक गिलास पानी में आप मिलाने चले जाएं, तो अब अगर ज़्यादा आप मिला देंगे भाई, अब 1 गिलास अगर चीनी में 1 गिलास पानी मिलाना चाहें, 1 गिलास पानी में चीनी, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मिलने वाला नहीं है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि आपका जो लिक्विड है उसके कंपैरिजन में जो पार्टिकल ऑफ सॉलिड है या आप कहें शुगर के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, जिसके कारण वो मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आप 1 चम्मच मिलाएंगे तो क्या होगा, पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा और इवन दो बीम ऑफ लाइट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगी। आपको समझ में आ गया कि क्या है, पार्टिकल्स कंप्लीटली गायब हो जा रहे हो। क्यों हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो गैप्स प्रेजेंट है लिक्विड के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, उसी में जो है वो जो पार्टिकल्स है शुगर के, वो मिक्स हो जाएंगे, चाहे सॉल्ट हो चाहे शुगर हो, दोनों मिक्स हो जाएंगे। ये आपका कौन सा मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कौन सा मिक्सचर है, जैसे सैंड और वाटर को आप जितना मिलाएं, सैंड आपको जलाई पड़ता रहेगा, अलग से दिखता रहेगा, ठीक है। तो कौन सा आपका मिक्सचर हो गया है, कौन सा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, आपका पार्टिकल्स कंप्लीटली मिलता नहीं है। इवन दो आप सेडिमेंट्री प्रोसेस से क्या कर सकते हो, सैंड और वाटर को अलग भी कर सकते हो। सैंड क्या कहते हैं, सेटल डाउन हो जाएगा, आराम से उसको आप पानी को अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये यहाँ तक हो गया, कौन सा आपका हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। आइए अब आगे देखते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में ही कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट। इसके बारे में पढ़ते हैं, आपका कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड में देखते हैं, तो कंपाउंड क्या है, जिसमें आपका क्या केमिकली क्या है, केमिकली कंबाइंड एलिमेंट्स है ना। मिक्सचर क्या है, उसमें आपने 2 पार्टिकल्स को मिक्सड कर दिया, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं किया। क्या हुआ, शुगर और वाटर को मिलाने के लिए आपने क्या कोई केमिकल मिलाया, ठीक है, नहीं ना, ठीक है, आपने फिजिकली मिक्स किया, मिक्स हो गए। लेकिन कंपाउंड की बात करें तो एक केमिकल प्रोसेस है, तब जाकर 2 एलिमेंट्स एक साथ मिक्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, Na+Cl वो हो गया NaCl, ठीक है। Na और Cl को आप जो जोड़ते हैं, Na और Cl दोनों हमारे लोग के लिए हार्मफुल है, ठीक है, लेकिन NaCl हम रोज खाते हैं, नमक, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं। तो ये क्या है, ये एक केमिकल प्रोसेस होने के बाद जाके कंपाउंड बना है ना, एक केमिकल प्रोसेस हुआ उसके बाद जाके कंपाउंड बना है। पहली चीज आप जान गए, कंपाउंड किस तरह बनता है, एक केमिकल प्रोसेस से, ना कि कोई फिजिकल प्रोसेस से। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा, एक और चीज जान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज हो, पेरेंटल कौन है, ठीक है, पेरेंटल प्रॉपर्टी जैसे ह्यूमन बीइंग्स में बात किया तो उनके पेरेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा की तरह बिहेव करते हैं, वर्क करते हैं। वैसे क्या है, यहाँ पे NaCl से ही तो जन्म हुआ, किसका, NaCl का, Na+Cl से जन्म हुआ ना NaCl का। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज और इस पर्टिकुलर नए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज सिमिलर होना कंपलसरी नहीं है या होता ही नहीं। वाटर के केस में आपने देखा,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, हाइड्रोजन बर्न करता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग में, लेकिन लिक्विड जो वाटर बना आपका वो क्या करता है, पानी को बुझा देता है, ठीक है, आग को बुझा देता है। जी होता है ना, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। NaOCl दोनों हार्मफुल हमारे लिए, ठीक है, लेकिन वही मिक्स हो जाता है NaCl, आपका नमक, उसको आप रोज इस्तेमाल करते हो, रोज खाने में खाते हो। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, एक्सेस का नुकसानदायी है, लेकिन तभी भी आप लेते तो हो रोजाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। एलिमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एक नए कंपाउंड का। दूसरा, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड H2O, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो आप पार्टिकल लेंगे वाटर का एक, तो वहाँ पर हाइड्रोजन 2 रहेगा, ऑक्सीजन 1 रहेगा, और आप अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा है, पोल्यूशन कम है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बट मैं एक आइडियल सिचुएशन मान भी लेता हूँ। तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे कहेगा भाई ऑक्सीजन ज़्यादा है, उसका ज़्यादा यूटिलाइज करना है, तो HO2 कर देते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वाटर जो है, जो कंपाउंड है, हमेशा उसमें रेशियो ऐसा ही रहेगा, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। क्लियर? और एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और अच्छे से उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, चलिए समझ में आ गया होगा। फिर द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। नया सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट रहती है। हमने देखा ही Na+CH=NaCl। Na और Cl आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है, इनका यूज आप करते हो, आपकी बॉडी में बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर आप NaCl की बात करें, आप डेली उसको फूड प्रोडक्ट के साथ खाते हो, क्लियर, बिना उसके खाना अच्छा ही नहीं लगता। ओके, समझ में आया? फिर द न्यू सब्सटेंस, अच्छा हो गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जैसे कि भाई पानी और चीनी को अलग करना है, तो हम पानी को बॉईल कर देंगे, इवेपोरेट हो जाए, चीनी अलग हो सकता है। लेकिन हम चाहें कि Na और Cl को अलग करना चाहें, तो हम जब तक कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, तब तक ये दो एलिमेंट हटने वाले नहीं है। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से इनको हम अलग नहीं कर सकते, हमें केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके ये अलग हो पाएंगे। इज दैट क्लियर? कंपाउंड की प्रॉपर्टी समझ में आ गई? इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए अब बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या है? इसमें क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड को फिजिकली मिक्स किया जा रहा है, किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं टेक प्लेस कर रहा है। इसमें क्या है, हम फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जांपल ले लीजिए, वाटर और शुगर, ये सॉल्ट को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या कोई केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस करता है? कोई केमिकल प्रोसेस होता है क्या? वहां पे बर्निंग होना शुरू हो गया, हीट हो रही है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो फिजिकली हम मिक्स करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड को, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, जस्ट फिजिकली। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। क्या है कि अब जब एलिमेंट और कंपाउंड को हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है, मिक्सचर बनता है। कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, बस खाली क्या हुए हैं, दो अलग अलग या तो कंपाउंड या तो एलिमेंट मिक्स हो गए हैं आपस में, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज पहले जो थी वही बाद में भी रहेंगी। कैसे? आप कहोगे सर कैसे प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी? इसका रीजन क्या है भाई, शुगर पार्टिकल्स के मिल गए हैं बस खाली पानी में, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी शुगर की पहले थी वो बाद में भी रहेगी, डिफरेंट नहीं होगी। वाटर का पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी पहले थी वो बाद में भी रहेगी, ठीक है, बस खाली वो एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। क्लियर? ठीक है। अब मान लीजिए वाटर और क्या कहते हैं H2O को और पर NaCl को हम जस्ट फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, तो कुछ एक नया कंपाउंड नहीं बनेगा, बस ये खाली एक पर्टिकुलर रेशियो में जाकर के एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे, दैट्स इट। क्लियर? और कुछ नहीं होगा, समझ आया?
इज दैट क्लियर? जो हम फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, हम कोई भी केमिकल एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ना हम हीटिंग कर रहे हैं, ना हम कोई केमिकल और मिला रहे हैं, ठीक है, जिससे रिएक्शन पॉसिबल हो। इज दैट क्लियर? समझ आया? चलिए ठीक है। फिर अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। क्या है? अब मिक्सचर में भी कंपोजिशन जो है वो एक फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि आप एक बकेट ऑफ वाटर में आप एक ड्रम ऑफ शुगर मिला सकते हो, वो मिक्स नहीं करेगा, ठीक है, दिखेगा ही नहीं पानी कहाँ चला गया। क्लियर? चलिए, फिर अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। देखिए जो भी सब्सटेंस आपस में मिले हैं उनकी प्रॉपर्टी शो करता है, कोई नई प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होती। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आपने देखा, सोडियम और क्लोरीन में देखा, जब NaCl बनता है उसमें आपने देखा नमक में कैसे कहते हैं प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ऐसा इसमें मिक्सचर में बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर? फिर The constituent can be separated fairly easily by the physical methods। इनको हम अलग भी कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? फिजिकल मेथड से। जैसे कि आपका जो है आप बॉईल कर दो वाटर को, शुगर पार्टिकल्स रह जाएंगे नीचे। डिस्टिलेशन प्रोसेस, कौन सा आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कई सारे प्रोसेस आप पढ़े हो, ठीक है। इसकी मदद से क्या है, आप इनको फिजिकली क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो मिक्सचर्स को। क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं मिक्सचर्स, इम्प्योर सब्सटेंसेस को, मिक्सचर्स को, होमोजीनियस मिक्सचर को और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को। चलिए आइए उसे देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर के और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में और गहराई से समझते हैं, ठीक है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वो दिखते बिल्कुल नहीं, इसीलिए उनको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, ट्रू सॉल्यूशन इसीलिए कहेंगे ना, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, पूरी तरह से मिल गए भाई। और बाकी मिक्सचर तो अपना दिखा रहे हैं ना, यहाँ हम हैं, प्रेजेंस दिखा रहे हैं जो भी कुछ मिक्स हुआ है, लेकिन वो दिखता ही नहीं, विलुप्त हो गए। क्लियर? चलिए भगवान श्री कृष्ण की तरह हो गए हैं। चलिए, तो द पार्टिकल साइज आर स्मॉल मींस लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल का साइज लगभग 1 नैनोमीटर रहता है। नैनोमीटर कितने की इक्वल होता है? 10⁻⁹, 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल रहता है। जितना छोटा आप सोच भी नहीं सकते। छोड़ो, क्या करो इसमें, इतना छोटा रहता है कि आप सोच नहीं सकते, तो देखोगे कैसे? मैंने सोचने की बात बोली है, देखने की बात दूर की, सोच नहीं सकते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स इसके रहते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं। क्लियर? फिर ट्रांसपेरेंट, ग्लास में अगर इस पानी को भरेंगे और शुगर को मिक्स करेंगे, कंप्लीटली मिक्स हो रहा है, आर पार आप पूरा देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपैक पढ़े होंगे, हाँ, इतना ज़्यादा ऐसा तो है नहीं, पढ़ाना पड़ेगा। चलिए, फिर पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, आप क्या चाहते हो कि वो चाय की छन्नी से छन जाएं? हैं? इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, वो फिल्टर पेपर से भी नहीं छनेंगे, इतने छोटे पार्टिकल्स। क्लियर? जितना छोटा पार्टिकल आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आप चाहते हो चाय की छन्नी से आप छान, इवन दो फिल्टर पेपर से भी नहीं छनेंगे, इतने छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। फिर डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। जब सीधी सी बात है, इतने छोटे दिख ही नहीं रहे हैं, तो जो बीम ऑफ लाइट है, मीन्स अगर एक कोई आप लाइट लगा दिए, हमने मान लिया हमारी हाइड्रोजन जैसी टार्च है, ये लाइट दे रही है, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है उनको उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे। जब पार्टिकल्स दिखेंगे तभी तो स्कैटर करेंगे, जब दिख ही नहीं रहे तो बीम ऑफ लाइट सीधी सीधी जाएगी। ठीक है, हमारी टेढ़ी हो गई, बट आप समझ लीजिए सीधी जाएगी। क्लियर? चलिए, फिर अब तीसरा क्या है? डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर, जैसे नमक और चीनी को घोल बनाते हैं, नमक और पानी, ठीक है, नमक और पानी का, सॉरी नमक और चीनी निकल गया। चलिए, वो बीपी वाले मरीज को आता है अटैक। चलिए, कोलाइड्स, अब कोलाइड्स की बात करें, कोलाइडल सॉल्यूशन का ये किसका पार्ट है? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। सीधी सी बात है, मिक्स नहीं हो रहे।
चलिए, इसमें जो पार्टिकल होते हैं वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक रहते हैं। मीन्स 1 नैनोमीटर से बड़े और लगभग 100 नैनोमीटर तक जाते हैं, ठीक है। और 100 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है, मीन्स 10⁻⁻9 से लेकर 10⁻⁷ मीटर तक जाते हैं। क्लियर? ये इनके पार्टिकल्स की छोटाई की बात की जा रही है, इतने छोटे हैं, ठीक है। ट्रांसलूसेंट मीन्स हल्का हल्का नजर आएगा आपको, ट्रांसलूसेंट रहते हैं क्योंकि इससे धुंधला दिखेगा तो बस धुंधला दिखेगा, वही बुढ़ापे की पहली वाली नजर। फिर पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये भी ऐसे पार्टिकल उनको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट, और बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, मीन्स उनकी डायरेक्शंस को चेंज करते हैं। स्कैटरिंग क्या, जैसे भाई आप हमको देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो, हमारे ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। अब ये लाइट सारी ऑफ हो जाए, हमें नहीं देख पाओगे क्योंकि ऊपर हमारे ऊपर लाइट नहीं पड़ रही। भाई एक सर्टेन एरिया में फोकस किया जाए, बाकी सारा अंधेरा रहे तो आपको वही चीज दिखाई देगा, आसपास की चीजें नहीं दिखाई देंगी ना। इवन तो जब टॉर्च आप जलाते हो, एक लंबी सी रेखा जाती, सीधी रेखा, धूल दिखती है आपको, नहीं दिखती, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, वो क्या है, वो स्कैटर कर रहे हैं लाइट, तभी तो दिख रहे हैं आपको। नहीं स्कैटर करते, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते तो नहीं दिखते। भाई आप देखो, आप अपने ऊपर लाइट रोक देते हो ना, तभी तो आप धूप में चलते हो, पीछे पीछे आपका शैडो भी चलता है, ठीक है। शैडो बॉडीगार्ड वाला शैडो नहीं। चलिए अब एग्जांपल मिल्क, ठीक है, किसका, कोलाइड सॉल्यूशन का। इसमें पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, मिल्क में क्या दिखता है, क्या छोटे छोटे सफेद सफेद क्रिस्टल घूम रहे हैं और बीच बीच में पानी घूम रहा है, तैर रहा है स्विमिंग पूल में, है। चलिए आगे जो है सस्पेंशन, जिसमें क्या है, सैंड और वाटर, अलग से सैंड दिखता रहता है, वो अलग से अपनी एग्जिस्टेंस दिखाता है। ये वैसे लोग हैं जो कि अपने आप को दिखाना ही चाहते हैं कि हम हैं, वैसे आप मिक्सचर है कौन सा, सैंड और वाटर का, ठीक है। पार्टिकल्स आर लार्जर मीन्स मोर देन 100 नैनोमीटर, जब बड़े पार्टिकल्स है इसका मतलब 100 नैनोमीटर से बड़े, मीन्स इससे ग्रेटर पार्टिकल्स है, तो इसका मतलब ये विजिबल होंगे, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद ओपैक, इनसे आर पार दिखेगा नहीं आपको। सैंड और वाटर का आप मिक्स लीजिए, बहुत छोटे पार्टिकल जो मिक्स हो जाते हैं सैंड के साथ वाटर, ठीक, जब आप उसको खूब मिक्स कर दिए हैं और लग रहा है कि हाँ मिक्स है, और तब आप बीम ऑफ लाइट पास करें, नहीं पास होगी, तो ओपैक, आर पार नहीं दिखेगा। क्लियर? फिर आगे बात करते हैं, फिर स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, सीधी सी बात है, स्कैटर ना कर रहे होते तो ओपैक कैसे हो जाते हैं। भाई स्कैटर नहीं कर रहे होते तो फिर ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? भाई पार्टिकल्स लाइट को रोक रही है ना, तभी तो ओपैक है, और बात दिख नहीं रहा है। क्लियर? फिर समझ में आ गया सारी चीजें? इज दैट क्लियर? अब आइए समझते हैं टिंडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। इफ अ लाइट इज पास थ्रू अ मीडियम, इट पाथ कैन बी सीन, देन द सब्सटेंस इज सेड टू बी सो द टिंडल इफेक्ट। मीन्स अगर किसी भी वेव से, किसी भी लिक्विड से या मिक्सचर से लाइट पास हो रही है और उसमें रास्ता दिखाई पड़ रहा है, तो उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे आप लाइट जलाते हैं और एक सीधा सीधा रास्ता दिखाई पड़ता है, क्यों दिखता है आपको? क्योंकि उसमें जो है सैंड के पार्टिकल्स हैं, धूल जो है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई पड़ते हैं जो कि मूव कर रहे हैं। समझ आया? भाई आप एक दिन के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं, ठीक है, पीछे ही देखो, दूर मत जाओ, पीछे देखो, पीछे देखो, ठीक है, 3-4 दिनों से व्हीकल खड़ी, ऊपर देखो एक लेयर सी बिछ गई, दिख रही है नहीं दिख रही? वो क्या है? धूल है ना। हमें ऐसे नॉर्मली तो नहीं दिख रही धूल, वो देखो जा रही, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे भी धूल होगी, मैं दिख रही नहीं दिख रही। लेकिन अब वही हम बीम ऑफ लाइट एक सिंगल जलाते हैं और पूरा अंधेरा छाया हुआ, तो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण से हमें एक रास्ता दिखाई पड़ता है, लेकिन लाइट कहाँ से पास कर रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन है उसमें लाइट सीधे सीधे चली जाएगी। फिर कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, उसको स्कैटर करेंगे लाइट को, तो डायरेक्शन चेंज होंगी। क्लियर? ठीक है। और फिर डायरेक्ट आखिरी में कौन सस्पेंडेड सॉल्यूशन है जो कि ओपैक होता है, तो यहाँ पे आकर के वो छप जाएंगी, आगे कहीं जाएंगी। क्लियर? अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे लाइट एक सीधे सीधे मूव कर रही थी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका एरिया लेंथ बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उनने लाइट को स्कैटर किया है इधर उधर, उनकी डायरेक्शंस को चेंज किया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे वाइडर हो गया है।
ठीक है, एज कंपेयर फ्रॉम द टॉर्च। इज दैट क्लियर? टॉर्च जब जलाते हैं तो लाइट ऐसे स्प्रेड आउट होता है ना, स्ट्रेट नहीं रहता, स्ट्रेट होना चाहिए ना, ऐसे स्प्रेड आउट क्यों होता है? रीजन जो है डस्ट पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट है आपके एनवायरनमेंट में। इज दैट क्लियर? समझ में आया? पार्टिकल्स की वजह से ही क्या होते हैं, लाइट स्कैटर करती है और कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से वे दिखता है, रास्ता दिखता है। क्लियर? कि लाइट किधर से पास करेंगे। ओके, समझ में आया? ट्रू सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन जैसे कि जिसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट जिसको आप मिला रहे हैं, आपका सोल्यूट क्या हो गया, हमें मान लीजिए सॉल्ट हो गया, और सॉल्वेंट जिसमें आप सॉल्यूशन मिला रहे हैं वो कौन सा हो गया आपका, वाटर, और आपका सॉल्यूशन बन गया कौन सा, सॉल्ट प्लस वाटर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट क्या हो गया आपका, सॉल्ट हो गया, फिर सॉल्वेंट जिसमें कोई चीज मिक्स हो रहा है वो कौन सा हो गया आपका, वाटर, और जब सॉल्यूशन कौन सा हो गया, आपका सॉल्ट प्लस वाटर जब मिक्सचर बन गया वो क्या है आपका सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइड सॉल्यूशन में क्या है, डिस्पर्सिंग फेज, जो पार्टिकल्स दिखते हैं छोटे छोटे वो क्या है, डिस्पर्स फेज, जो कि मिक्स हुए हैं। ठीक है, और जिस फेज में मिक्स हुए हैं, जो डिस्पर्सिंग मीडियम है, जैसे क्या है कि सैंड और वाटर मिक्स हुआ है, जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, वो जो कि मिला हुआ है सब्सटेंस। क्लियर? जिस सब्सटेंस को मिलाया गया है, मींस अगर इस केस में बात करें सोल्यूट। क्लियर? और जिस जिस चीज में मिलाया गया जैसे वाटर, वो क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम है, जिसने मिक्स किया है उस पार्टिकल को। इज दैट क्लियर? वो लिक्विड हो गया। क्लियर? वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ओके, इज दैट क्लियर? सस्पेंडेड पार्टिकल में पार्टिकल्स रहेंगे छोटे छोटे, और साथ ही साथ जो है उसके साथ एक और क्या चीज रहेगा, वो मीडियम रहेगा। मीडियम में किसी का रहेंगे, लिक्विड को, जिसके साथ वो मिक्स हो रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, अब टाइप्स ऑफ कोलाइड की बात करें। जैसे कि अब इसमें हम सीधी सीधी बात है आपको समझाते चले जा रहे हैं। जब क्या है, डिस्पर्स हो रहा है, और क्या कहते हैं, मीडियम क्या है, डिस्पर्स कौन सा चीज मिक्स हो रहा है और किस चीज में मिक्स हो रहा है। जब लिक्विड गैस के साथ मिक्स हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोसोल। एरोसोल, ठीक है। जैसे कि फॉग है, धुंध, क्लाउड है। क्लाउड में जो क्या होते हैं, वाटर छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो मिक्स हुए हैं। मिस्ट है, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, जिसमें लिक्विड मिक्स हुआ है, किसमें, गैस में। फिर अगर सॉलिड मिक्स हुआ है गैस में, तब उसको भी एरोसोल कहेंगे। जैसे कि स्मोक, भाई जब स्मोक धुआं निकलता है बहुत तेजी से, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स राख के मिलते हुए जाते हैं ना, जो कि गैस के साथ मिले हुए। भाई आप कभी आग लगी हो और वहां पे आप जाते तो आपके बाल सफेद हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप 10 मिनट बुढ़े हो गए। नहीं, वो जो राख उड़ रही है वो आपके सर पे गिर रही है, ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो है, जैसे कि जो धुआं निकलता है, भुर भुर करते हैं आप तो गाड़ी से जो धुआं निकलता है, उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। वो सॉलिड पार्टिकल्स किसके साथ मिक्स है, गैस के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, एरोसोल। फिर अगर गैस लिक्विड के साथ मिक्स है, उसे हम फोम कहते हैं। जैसे कि शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम क्या रहता है, क्या है, गैस ही तो है, लिक्विड के साथ मिक्स हुई। अरे शेविंग क्रीम छोड़ दो, निरमा एडवांस, वो क्या है, उसमें जो झाग बनता है उसमें क्या गैस ही प्रेजेंट रहता है। थोड़ी देर आप छोड़ दो, उसके बाद झाग बैठ जाती, गायब हो जाती, फिर पानी भी हो जाता है। पानी ही तो है, उसके अंदर गैस मिक्स हो गई। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद लिक्विड, जब लिक्विड के साथ मिक्स होता है, जैसे इमल्सन कहते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क में क्या है, कई सारी चीजें मिली हुई, लिक्विड्स मिले हुए, ठीक है। फिर फेस क्रीम जो है उसमें भी लिक्विड के साथ मिक्स्ड है। फिर आगे बात करते हैं, सॉलिड अगर लिक्विड के साथ मिक्स है उसे सॉल कहते हैं। जैसे मड, मड में क्या है, पानी के साथ मिट्टी मिक्स है ना, कीचड़ जिसे आप कहते हो, समझ में आया, उसे सॉल कहते हैं। गैस अगर सॉलिड के साथ मिक्स हो गया, जैसे फोम कहते हैं। जैसे कि स्पंज देखे हो ना, उसमें क्या रहता है भाई, स्पंज क्या सॉलिड है, उसी के बीच में गैस पार्टिकल्स घुसे हुए हैं ना, तभी तो आप ऐसे कर स्पंज के गद्दे में लेटते हो, आपको बड़ा आराम होता है। क्यों? क्योंकि जो गैस है वो निकल जाती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, आपको ये आरामदायक हो जाता है। क्लियर? फिर अगर लिक्विड सॉलिड के साथ मिक्स है उसे हम जेल कहते हैं। जैसे जेली, ठीक है, या चीज, ये सब क्या है, जिसमें लिक्विड मिक्स है किसके साथ, सॉलिड के साथ। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज
सॉलिड मिक्स विद सॉलिड, उसे हम सॉलिड सॉल्ट कहते हैं, जैसे कलर है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। जेम स्टोन्स, जो कलर्ड जेम स्टोन्स आते हैं वो सॉलिड के साथ मिक्स हुए, इसी कारण तो कलर चढ़ता है उसके ऊपर, अलग अलग कलर्स के जेम्स आते हैं, समझ में आया। उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्ट। इसका टेबल बाकायदे आपकी बुक में भी दिया हुआ है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग, जो लोग सुन रहे हैं, वो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इससे, ठीक है। 2-4 नंबर 10 नंबर का प्रोग्राम है, इसमें मिल जाता है, 2-4 नंबर 5 नंबर मिल सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो 4-5 नंबर का व्यवस्था हो जाती है। चलिए ये व्यवस्था देखते हैं कैसे होगी। जेम्स में वो खाने वाले नहीं, वो जेम्स नहीं। अब देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, मींस सॉल्ट कितना है, वाटर कितना है, उनका कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे, उनका वेट कैसे पता करेंगे, मास कैसे निकालेंगे। तो देयर आर वेरियस वेज टू एक्सप्रेशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बट हियर आर वी लर्निंग ओनली 2 मेथड्स। कई सारे तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कितना कंसंट्रेशन सॉल्यूट का है या सॉल्वेंट का, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे। पहला कौन सा है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या है पहला, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज निकाल रहे हो ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज निकाल रहे हो। अब इसमें चाहो अगर सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालना हो, सीधी सी बात, आपको नॉर्मल फॉर्मूला है, जो बहुत बड़ा कुछ नहीं है भाई, जो आपका जितना मास सॉल्यूट का है, टोटल मास सॉल्यूशन का मास हो गया, इनटू 100 आपने किया, परसेंटेज में चेंज हो गया। आप अगर सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालना चाहो, क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सॉल्वेंट का भी निकल आएगा, कोई दिक्कत है नहीं, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। दूसरा है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या है, जहां मास ऑफ सॉल्यूट है वो रहेगा सिमिलर, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, कई बार यहाँ पे सॉल्यूशन ही रहा, आप लोग सॉल्वेंट ले लेते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूट होता है बहुत कम रहता है, उसको आप नेग्लिजिबल भी मान सकते हो। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन की जगह पे आप सॉल्वेंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? तो इससे क्या आप परसेंटेज निकाल सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो मिक्सचर का। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत आई इसमें? समझ में आ गया ना आपको? अब हम तरह तरह के सेपरेशन मेथड देखेंगे, वेरियस सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड क्या है, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे अलग करेंगे। इसके लिए आपने 4 पेपर प्रिपेयर करके आए, 4 पेपर आपने बनाए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के लिए। बट कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमारा डायग्राम बनेगा, हमारा डायग्राम इतना अच्छा होगा आपके सभी डायग्राम को फेल कर देगा। चलिए आइए उनको भी देख लेते हैं, समझते हैं। है ना जी?
देखिए सबसे पहला प्रोसेस है डिफरेंस फिल्ट्रेशन। क्या है? फिल्ट्रेशन। इसमें आप क्या कर रहे हो, दो ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके पार्टिकल्स का जो साइज है वो डिफरेंट है। भाई आपने घरों में देखा हो, दाल के साथ अगर गेहूं मिल गया हो या किसी दाल में कुछ गंदगी है उसको साफ करना है तो झरना लेके साफ किया जाता है ना, लोहे के झरना लेके जुटे रहती हैं दादी वादी साफ करने में। उसमें क्या है भाई, पार्टिकल का साइज डिफरेंट है, उसी साइज के अनुसार क्या बनाया गया, झरना बनाया गया है फिल्टर करने के लिए। तो पार्टिकल हो गए जो कि डायरेक्टली आप अलग कर देंगे, क्लियर। लेकिन जब सैंड और वाटर मिला हुआ, ठीक है, अब सैंड को आपको अलग करना है तो आप किससे अलग करोगे? फिल्टर से, आपके वो चाय वाली नहीं, ठीक है। उसमें क्या करोगे आप, फिल्टर पेपर लोगे। क्या लोगे? फिल्टर पेपर, ठीक है। उसमें और छोटे पार्टिकल्स को अलग किया जा सकता है, उनको आप फनल में लगा दोगे और उसके बाद सैंड के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स से बड़े होंगे, सीधी सी बात है। तो सैंड पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, फिल्टर पेपर में रुक जाएंगे और पानी अलग हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप क्या कर दे रहे हो, क्या कर रहे हो, सैंड को वाटर से अलग कर दे रहे हो, ठीक है। इसी तरह से चाय में से चाय की पत्ती आप बाहर कर देते हो, किस तरह से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। नॉर्मल आप रोज घर में करते हो, बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब इस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन में टू सेपरेट, अब ये प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन समझ में आ गया। दूसरा प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन सा सेपरेशन? मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन सा सेपरेशन है भाई? मैग्नेटिक सेपरेशन। उसे भी देख लीजिए, क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसे कि जब वो आता है आपके पास, क्या कहते हैं, आयरन ओर आता है। ये जैसे मान लीजिए चेन लगी, ठीक है, चेन मूव कर रही है, भाई छोटे व्हील है, पट्टा मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक फनल से हम नीचे क्या गिरा रहे हैं, आयरन ओर के पार्टिकल्स गिरा रहे हैं, ठीक है। भाई पार्टिकल्स ऐसे नहीं होते, बट समझ लो। और यहाँ पे मैंने एक रख दिया इधर मैग्नेटिक बकेट और एक साइड रख दिया ऐसा नॉर्मल, क्लियर। तो नॉर्मल उस तरफ रखा जहां पर पक्का है कि वहां पे जो गिरने ही वाला है सब्सटेंस, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक है वो एक दूसरे बकेट में गिर जाएगा जो कि हमारा आयरन होगा, और जो नॉन मैग्नेटिक है मीन्स डस्ट है, मड है, वो सारा चीज जो कि जहां पे गिरना ही चाहिए वहां पे गिरेगा। तो इस तरह से ये तब हम कर सकते हैं, इस तरह सेपरेशन प्रोसेस तब कर सकते हैं जब उसमें से एक मिक्सचर में से एक पार्टिकल क्या है, मैग्नेटिक है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक है। अगर दोनों मैग्नेटिक तभी भी नहीं पॉसिबल है, और या कोई नहीं मैग्नेटिक तभी पॉसिबल नहीं है। दो में से एक मैग्नेटिक होना चाहिए और एक नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, चाहे इम्प्योरिटीज ही मैग्नेटिक हो, तभी हम अलग कर सकते हैं उन दोनों को। क्लियर? समझ आया आपको? इज दैट क्लियर? जैसे कि सेपरेशन करते हैं किसका, आयरन का, आयरन ओर। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रोसेस है सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस सेपरेट कैन बी यूज्ड टू सब्लिमेट पार्टिकल डायरेक्ट टू गैस फ्रॉम नॉन सब्लिमेटिंग पार्टिकल्स। अब भाई कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो कि डायरेक्टली उनको गैस बनने में मजा आता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज होते, तो उनको हम क्या करेंगे, हल्का सा हीट देंगे। लेकिन तभी पॉसिबल है जब एक लिक्विड में चेंज होकर बनता हो गैस और एक डायरेक्टली गैस बनता हो, तभी पॉसिबल है उन दोनों पार्टिकल्स को आप अलग कर सकते हैं। तो आप हल्का सा भी हीट करेंगे वो क्या करेंगे, जल्दी गैस में बन जाएंगे, और जो दूसरा पार्टिकल है वो रिमेन आपको उसी जार में मिल जाएगा, आप उसे अलग कर सकते हैं। समझ में आया? फिर सेपरेशन बाय फनल। अब जैसे दो इमिसिबल लिक्विड जो कि मिल ही नहीं रहे, लाख प्रयास कर लिए मिल नहीं रहे, जैसे कि आप ये देखिए ऑयल और वाटर। फनल हमारा देखिए भाई बहुत तगड़ा फनल देखने को, ठीक है, ये फनल है। हाँ कर सकते हो आप। यहाँ पे ऑयल है, केरोसिन ऑयल, ठीक है, और यहाँ पे भरा हुआ है, नीचे भी पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, बहुत तगड़ा पानी है। अब इसको हमें सेपरेट करना है, तो पहले तो हम उनको क्या कर लेंगे, स्टेबल होने देंगे। स्टेबल हो जाने के बाद क्या है, एक लेयर बन जाएगी ऑयल की और एक लेयर बन जाएगी वाटर की। फिर हम यहाँ से नॉर्मली धीरे से ओपन करेंगे,
दरवाजा, और दरवाजा ओपन होगा तो ये सब चीज़ें आपको इंग्लिश में लिखी हुई है, बट आप समझ लीजिए कैसे होता क्या है। वो तो आपको ऐसे भी रखना है, याद करना है लिखने के लिए एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली, बट यहाँ समझ लीजिए यहाँ पे गेट ओपन होता है और नॉर्मली धीरे धीरे वाटर नीचे जाता रहता है, और एक समय जब आता है ऑयल नीचे आने लगता है तो हम उसे बंद कर देते हैं। तो आप इसी तरह से क्या करते हैं, ऑयल को सेपरेट कर देते हैं, किससे, वाटर से। ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब दो जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उन दोनों का डेंसिटी डिफरेंट है। ठीक है, अगर सेम डेंसिटी तो मिक्स हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, डेंसिटी डिफरेंट तभी तो हम लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। भाई ऑयल ऊपर फ्लोट कर रहा था तभी तो हमने वाटर को अलग किया। अगर वो फ्लोट ना करता, दोनों का डेंसिटी सेम होता, तो सीधी सी बात है इनको सेपरेट करना पॉसिबल था ही नहीं, ये मिक्स्ड होते। समझ में आया। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, इवोपरेशन। ये बहुत आराम से आप क्या करते हो, जब कोई निमंत्रण होता है उसके बाद जो रसगुल्ला का जो बचता है वो क्या, चाशनी, और सबसे पहले मम्मी वही काम करती है। क्या करती है, गैस सिलेंडर ऑन करती है, उसको उबालने लगती है। महीनों फिर चाय आपको उसी चीनी से पीना पड़ता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया में आता है, गाँव में तो अक्सर होता है, मैंने देखा भी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि भाई चाशनी बनाने के लिए आप चीनी मिक्स करते हो ना, और जब बॉईल कर दोगे वाटर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, शुगर ही तो बचेगा। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है। तो आप नॉर्मली समझ सकते हो इवोपरेशन में क्या कर रहे हो, किसी एक चीज़ को जो कि जल्दी बॉईल करके इवोपरेट करता है उसको आप इवोपरेट करा दे रहे हो, और दूसरा सब्सटेंस आपका जार में रह जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या है, आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बर्न कर रहे हो और किसी एक को आप क्रिस्टल्स के रूप में कन्वर्ट कर दे रहे हो, और बाकी के जो सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, इम्प्योर सब्सटेंस वो इवोपरेट हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। इस प्रोसेस को कराने के लिए आपको कौन सा डिस्क लेना पड़ता है, चाइना डिस्क लेना पड़ता है, उसमें आप इसको कराते हो प्रोसेस को। क्लियर। इससे बर्निंग प्रोसेस जो हो रही है उसका पर्याप्त हीट जो है वो पूरी तरह से किसको मिल सके, उस पर्टिकुलर मिक्सचर को मिल सके। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए ठीक, अब डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कि जब डिस्टिलेशन की बात करते हैं, डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है कि अब जब दो ऐसे लिक्विड मिले हुए हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने के कारण क्या होगा, हम नीचे से उसमें आग लगाएंगे। ठीक है, बॉईल करेंगे उसे एनर्जी मिलेगी। कोई एक ऐसा लिक्विड जो पहले बॉईल कर जाएगा, थर्मोमीटर इसीलिए लगा है चेक करने के लिए, उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रोक देंगे, तो वो लिक्विड जो है जो बॉईल करेगा पहले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एसीटोन अलग हो रहा है। क्लियर, मिक्सचर का है, मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का। क्लियर, तो एसीटोन पहले बॉईल हो गया तो उसको क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर फ्लास्क के थ्रू हम उसे वेस्ट नहीं होने दे रहे। जैसे क्या है, लास्टली हम क्या करते थे, लिक्विड एक उड़ जा रहा हवा में, दूसरा हमारा बच जाता था। इसमें हमें दोनों को बचाना है। ठीक है, दोनों, पानी भी ज़रूरत है और एसीटोन की भी ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, बॉईल किया, लिक्विड इधर से ट्रांसफर हुआ, फिर यहाँ पे वाटर जो है, वाटर क्या कर रहा है, कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। कूलिंग इफेक्ट जैसे साउंड इफेक्ट देता है, कोई गाना गा रहा है पीछे साउंड इफेक्ट देते हैं, उस तरह से यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट कौन दे रहा है, आपका वाटर। यहाँ पर जाकर के उसको ठंडा कर देता है, फिर जाकर के नीचे नए फ्लास्क में जाकर के वो एसीटोन कलेक्ट हो जा रहा है, और जाके पूरा एक्सपेरिमेंट एक वीडियो नहीं है, दिखा देते, पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद एसीटोन अलग हो जाएगा और साथ ही साथ वाटर अलग हो जाएगा। कलर की कमी होने के कारण एसीटोन और वाटर का कलर सेम दिख रहा है। ठीक है, बट आप समझ जाइए एसीटोन और इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू अलग किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। ये पॉसिबल तभी है जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर है, सेम है, तब पॉसिबल नहीं है कि हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस अकर कर सके। इज दैट क्लियर। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस को। हेलो, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको प्रोसेस दिख रहा होगा। इसमें क्या है, मिक्सचर को आप क्या जब हीट कर रहे हैं उसके बाद कूलिंग इफेक्ट के पहले आप ये ध्यान दे रहे हैं, जब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस तब होता है जब क्या है, दोनों की बॉइलिंग टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये जो आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर जो फ्रैक्शनल कॉलम है इसमें हम ऐसा चीज़ भरते हैं, ऐसा चीज़ पर्टिकुलर क्रिस्टल्स ऐसे भरते हैं जिससे पर्टिकुलर एक लिक्विड जो है वो यहीं पर रुक जाए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो पहले बॉईल होगा उसके पास इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आसानी से इन
जो है जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं इनके बीच से निकल जाएगा। लेकिन जिसमें थोड़ा देर बाद जाके बॉइलिंग प्रोसेस शुरू होगा तो उनके वेपर्स के पास या उनके गैस के पास इतना ज़्यादा पावर नहीं होगा कि इन क्रिस्टल्स को क्रॉस कर सकें। ठीक है, इस कारण से एक लिक्विड आपको अलग मिल जाएगा, एक कंपोनेंट और प्योर कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट आप क्या है इसी पर्टिकुलर जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही आपको अलग से मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से दो डिफरेंट जो सब्सटेंसेज हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा है, डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस इन द सेंस 10-20 डिग्री सेल्सियस का भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें जो कोई सब्सटेंस जो दो मिक्स हुए हैं उनका ऐसा तो नहीं कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा बहुत कम हो तब इस कौन सा हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक थर्मामीटर आपको दिख रहा है, यहाँ पे कॉल, जिससे क्या है गैस बाहर ना निकल सके, फिर वाटर एज अ कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, फिर कंडेंस होकर जो प्योर सब्सटेंस जा करके दूसरे में एकत्रित हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस अकर हो पाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आगे अगला प्रोसेस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 प्रोसेसेस को देख लेते हैं। जैसे पहला क्या है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में टू सेपरेट अ सॉल्वेंट दैट कैन डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, डिफरेंट सोल्यूट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। क्या है मतलब उसको मिलने का जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट है। जैसे कि आपको मैंने एक्सपेरिमेंट ऑन फोन कॉल समझाया था, जिससे इसमें क्या था कि एक पेपर में आपने क्या एक बूंद इंक ले लिया, फिर पानी आपने लिया। ठीक है, अब ऐसा पेपर हो जिसमें पानी आसानी से एब्जॉर्ब हो सके, उस तरह का पेपर हो। अब उस पेपर स्ट्रिप में आपने क्या किया, एक बूंद इंक लेने के बाद उसको हल्का सा डिप कर दिया, फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वो इंक ऊपर की तरफ फैलने लगेगा, और फिर जितने सारे जो कलर है जो मिक्स्ड है उसके साथ वो डिफरेंट शेड्स आपको उस पेपर में दिखाई पड़ने लगेंगे, जिससे आप पता कर सकते हैं कि उस कलर को प्रिपेयर करने में, बनाने में कितने तरह के शेड्स मिलाए गए। ठीक है, पता चल सकता है, क्योंकि मिक्स करने का टाइम ये जो प्रोसेस है वो डिफरेंट रहता है, जिससे आप क्या है आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स को। क्लियर? इंक का ये प्रोसेस हमने बताया था। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन, अब मान लीजिए कि हम ये 2 हाथ में टेस्ट ट्यूब लिए हुए हैं और ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, वो घूमर डांस नहीं कर रहे हैं बट ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसे घूम रहे हैं तो जो फ्लास्क है उसको एक स्पीड मिल रही है, जो भी मिक्सचर है जिसका डेंसिटी हाई रहेगा वो ऊपर आ जाएगा या नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा? जिसका डेंसिटी ज़्यादा है नीचे जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम रहेगा वो ऊपर जाएगा, और डिफरेंट लेयर्स में आपका दिखने लगेगा। ये प्रोसेस अपनाया जाता है आपके ब्लड टेस्ट में, उसमें प्लाज्मा और ये सब चीज़ें अलग अलग टेस्ट लिए जाते हैं। तो कई सारे टेस्ट ट्यूब, ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब नहीं, कई सारे टेस्ट ट्यूब को रख करके तेज़ी से घुमाया जाता है, तो डिफरेंट पार्ट जो सब्सटेंसेस हैं आपके ब्लड में वो अलग अलग दिखने लगते हैं। इससे ड्रग्स का भी टेस्ट होता है, कितना मिला हुआ है, कंसंट्रेशन क्या है, सारा चीज़ पता कर सकते हैं। या फिर किसी ने पॉइजन लिया हुआ तो ये भी पता कर सकते हैं कौन सा पॉइजन मिला हुआ है। ठीक है, वो सब चीज़ें आइडेंटिफाई की जा सकती हैं ब्लड में क्या सैंपल्स से। क्लियर? तो ये किस प्रोसेस से होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन से, जिसमें अलग अलग डेंसिटी होने के कारण अलग चीज़ों को आप देख पाते हो, समझ पाते हो। ठीक है, चलिए लास्ट 2 चीज़ों को, लास्ट कैसे एयर को प्योरीफाई करते हैं और वाटर को प्योरीफाई करते हैं, उनको देखते हुए यहीं पर फिर ये चैप्टर समाप्त करते हैं। यहाँ पे एयर का इनलेट, ठीक है, एयर अंदर आ रही है, फिर एयर प्रेशर, ये एयर प्यूरीफायर क्यों लगाए जाते हैं? जिससे जो तरह तरह के केमिकल जो कि आपके किससे अलग अलग इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उसको प्यूरीफाई किया जा सकता है, जिससे क्या है वातावरण को नुकसान ना हो। यहाँ से एयर अंदर गई, फिर इसमें आप हाई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिससे पार्टिकल्स क्लोज आ सके, लेकिन पता है कि पूरी तरह से सब लिक्विड में चेंज नहीं होगा। फिर जाके हॉट गैस, क्योंकि गर्म हो जाती है जब पार्टिकल्स को आप बहुत प्रेशर से आप क्लोज लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये आगे बढ़ता है, इधर वाटर आउटलेट है, यहाँ पे ठंडी हवा अंदर जाती है, ठंडा पानी एकदम फ्रीज पानी, लेकिन ड्यू टू हॉट एयर ये क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है यहाँ तक निकलते निकलते। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, वो जो ठंडी है, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, जो ठंड है, जिसे कह सकते हैं कोल्डनेस है, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? एयर। और जो हॉटनेस है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? वाटर।
ठीक है। इस कारण से यहाँ पे लिक्विड क्या कर जाता है, लिक्विड फॉर्म में गैस चेंज हो जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ जाके CO2, जो भाई आपको पता है लिक्विड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, किस फॉर्म में हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में। ड्राई आइस को हम अलग कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। फिर जाके यहाँ पे नाइट्रोजन को, जिसकी डेंसिटी कम है, उसको हम बाहर कर देते हैं, आउटलेट कर देते, निकाल देते हैं। आखिरी में जाके हमें क्या मिल जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन, जो कि हमें प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन हम कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर। तो इस प्रोसेस को अपनाने से जो कई प्रकार के जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि मिले हुए होते हैं किसमें, आपका एयर में, उसको अलग करके हम बाहर निकाल सकते हैं, जिससे हमारा जो वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें प्रदूषण ना हो सके। क्लियर। इस तरह के प्योरीफायर्स लगाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वाटर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे कई सारे शहरों में पानी, अंडरग्राउंड वाटर, आज हम लोग ऐसी जगह में पढ़ते हैं, रायबली में रहते हैं, तो हम लोग अंडरग्राउंड वाटर का बड़े मज़े लेते हैं, नहाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। बट बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर नहीं मिलता है, तो फिर नदियों से पानी वहाँ कहाँ जाता है, पीने के लिए। क्लियर। तो पानी क्या होता है, पहले अलाउ किया जाता है जो बड़े सेडिमेंट्स, ठीक है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाए। सेडिमेंटेशन प्रोसेस से उन पार्टिकल्स को आप अलग कर लेते हैं। फिर वो जो पानी है उसको आप अलग एक टैंक में स्टोर कर लेते हैं। फिर उस पानी को थोड़ा सा ये जो आपका ये पाइपलाइन थोड़ा ऊपर रहेगा। क्लियर। क्योंकि ये पानी जो जा रहा है किस नए टैंक में जा रहा है, जैसा कि अर्थ हमारी वाटर को फिल्टर करता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर जाके इम्प्योर नहीं होता है, कि उसमें अलग अलग लेयर रहती है ना, सॉइल की अलग अलग लेयर जो कि पानी को फिल्टर करती हैं अंडरग्राउंड वाटर तक पहुँचते पहुँचते। वैसे ही ये लेयरिंग की गई है, जिससे पानी क्या होता है, फिल्टर होता है। फिर इसमें जो बैक्टीरियाज होती हैं, इसमें क्लोरीनिफिकेशन करते हैं किसका, वाटर का, जिसके अंदर जो बैक्टीरिया हो वो मर जाए। फिर आखिर में जाके वही पानी हमारे वो घरों में आता है। ये प्रोसेस अपनाया जाता है दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में, जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे है या तो अवेलेबल ही नहीं। तो वहाँ पे नदियों का पानी, यमुना नदी का पानी, गंगा नदी का पानी, इस तरह के नदियों का पानी को क्या करते हैं, कानपुर शहरों में पीने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं। ठीक है। तो दैट इज़ द फाइनल प्रोसेस टू हाउ टू प्योरीफाई द वाटर। ठीक है। तो आपने यहाँ तक समझ लिया है। आप लोग चैप्टर रीड आउट करिएगा, यहीं पे जो चैप्टर है ओवर होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल ऑफ यू आप लोग रीड कर सकते हो। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसकी एटम से रिलेटेड होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।